चलो, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टेट लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, ठीक। ये है, आज हम पढ़ेंगे क्या, स्टेट लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, लेट मी नो, ओके। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक मैक्सिम से। मैक्सिम है आपका रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकारे। ये मैक्सिम है, और अपने जितने भी थ्योरी लिखते हो ना, मैक्सिम का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है आपको। तो ये है मैक्सिम, आपका क्या है, रेक्स, एक सेकेंड, ये है आपका रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकारे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, देखो, एक मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, लिवियाथन में हमने चर्चा करी थी, याद है लिवियाथन? हैव यू हर्ड अबाउट दिस बुक लिवियाथन? काफी फेमस बुक है ये। हाँ, 1651 में ये बुक लिखी गई थी। व्हाट आई मीन टू से, इन 17th सेंचुरी ये बुक लिखी गई थी वाया थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स। अब यहाँ पर किस तरह की बात हमें दिखती है इस बुक में, अगर हम पढ़ते हैं तो लिवियाथन मतलब ऐसा राजा जिसके पास डिवाइन पावर है। आई रिपीट, ऐसा राजा जिसके पास क्या है, डिवाइन पावर। यानी कि ये राजा जो भी कहेगा प्रजा को मानना पड़ेगा। यानी कि ये राजा कभी भी गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भगवान का आदमी है। क्या मैं समझा पाया? लिव्याथन मतलब ऐसा राजा जो एक भगवान का राजा है, भगवान के वंश से आया है, तो यानी कि भगवान पे तो हम कभी उंगली उठा ही नहीं सकते। यस। तो इसीलिए यहीं से ये थ्योरी डेवलप होती है कि थ्योरी डेवलप होती है, एक मैक्सिम डेवलप होता है। क्या होता है? रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकारे। इसका मतलब है कि राजा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। देखो, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, राजा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, राइट। तो ये हमारा एक इंग्लैंड में ये सिस्टम था। इंग्लैंड में ये सिस्टम था, यानी कि उस समय आप जानते ही हैं इंग्लैंड में क्या था, कौन सा सिस्टम था, मोनार्क। तो राजा जो है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, राइट। फिर क्या हुआ, 1947 में एक एक्ट पास किया गया। ये इंडिया का एक्ट नहीं है, ये क्राउन का एक्ट है, इंग्लैंड का एक्ट है ये। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट ऑफ 1947, आपको दिख रहा है ना, ये वाला। तो इस एक्ट में एक नया क्लॉज डाला गया, ये जो कन्वेंशन चलता हुआ आ रहा था कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, उसको बाईपास किया गया। और ये एक्ट के बाद आया कि किंग कैन बी सूड एंड इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज। यानी कि अब राजा भी गलत कर सकता है, और अगर वो गलत कर सकता है तो उसको क्या किया जा सकता है, सू। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना, ये क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 से, यानी कि इस क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 ने किस मैक्सिम को बाईपास किया? ऊपर वाला मैक्सिम क्या है, रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकारे। क्या मैं समझा पाया? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ऐसे ही दो मैक्सिम और हैं। एक है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब होता है कि लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। प्रिंसिपल बी लायबल का मतलब है, यहां पर आप ऐसे समझ सकते हो, मास्टर और स्लेव, मास्टर एंड स्लेव। अब देखो, स्लेव अगर कोई गलती करता है, स्लेव अगर कोई गलती करता है, तो उसका मास्टर भी क्या होगा, लाइबल। मास्टर भी क्या होगा, लाइबल। और ये मास्टर को कुछ भी हो सकता है। ये मास्टर आपका एक क्राउन भी हो सकता है, ये मास्टर आपका एक गवर्नमेंट भी हो सकती है, राइट। आज के समय में तो गवर्नमेंट हमें ज्यादा दिखती है। तो ये मास्टर आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये मास्टर आपका क्राउन भी हो सकता है। गॉट इट। और एक और मैक्सिमम हम देखेंगे, क्वी फेसेट पर एलियम फेसेट पर से। इसका क्या मतलब है, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डस इट हिमसेल्फ। यानी कि वही मैंने पहले भी बता दिया, जैसे कि कोई राजा है, ठीक है, राजा का कोई आदमी है, ठीक है, वो अगर कोई गलत काम करता है, तो राजा भी जो है वो बराबर का हिस्सेदार होगा इस गलत काम में। यू गॉट द पॉइंट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कहने का ये मतलब है कि ये मैक्सिम जो मैंने आपको दिखाया अभी, रेस्पोंडेंट सुपीरियर और ये वाला मैक्सिम, और इसके पहले वाला, ये मैक्सिम के दोनों मैक्सिम अलग काम करते हैं। इस मैक्सिम में जो है, सबसे पहले वाला मैक्सिम क्या कहता है, राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता, राजा, ठीक है, ये वाला। और ये जो दो मैक्सिम मैंने आपको ये दिखाया, तो ये ऐसे हैं, थोड़ा सा उसको बाईपास कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों मैक्सिम के हिसाब से राजा को भी हम पनिश कर सकते हैं, मास्टर को भी हम पनिश कर सकते हैं। गॉट इट।
अब मेन हमारे यहां से शुरू हो रहा है। देखो, इंडिया एंड गवर्नमेंट टॉट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें थोड़ा सा हम हिस्टोरिक इवेंट से शुरू करेंगे, हिस्ट्री से शुरू करेंगे कि इंडिया में स्टेट को सू हम कब से कर सकते थे, कब से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है, कब से शुरुआत हुई इसकी। तो इसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। आई रिपीट, कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो ध्यान से, 58, रुको मैं ब्लैक स्क्रीन में आ रहा हूँ, इसको जरा हमें समझना पड़ेगा तभी ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। एक सेकंड, देखो, यू नो इट वेरी वेल कि एक हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, सुना होगा आपने इसके बारे में, सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस रिवोल्ट ऑफ 1857? नहीं 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 नहीं, भारत का, नहीं नहीं, इंडिया इंडिया। इस इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आप लिख लेना, ठीक है, कभी आपके काम आएगा ये जब थ्योरी लिखते हैं ना आप। इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये किसने बोला था इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर के बारे में तो पढ़ा होगा आपने, कभी सुना है इनके बारे में? अभी एक मूवी भी आई थी जो हुडा था ना, हुडा, वीडी। हाँ, मतलब गांधी जी के सबसे खतरनाक क्रिटिसाइजर वीडी सावरकर, ठीक है। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट मंगल पांडे? ओके, कोई नहीं, सुना है ना मंगल पांडे के बारे में? हाँ, जिन्होंने यूज, एक्चुअली क्या था कि एक एनफील्ड राइफल थी, ठीक है, एक एनफील्ड राइफल थी, उसकी जो कारतूस थी, उसकी जो बुलेट थी, वो चर्बी से बनी हुई थी, एक फैट से बनी थी, एनिमल फैट से। और आपको पता ही है भारत में तो पंडित लोग तो अलाउड ही नहीं थे ना, तो इसीलिए क्या हुआ था कि पूरी ब्रिटिश की जो, भारत के जो लोग थे आर्मी में, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को तो बिल्कुल पूरी तरह से कुचल दिया था, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक एक्ट पास किया गया, तो वो एक्ट कहलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ध्यान से देखना, 1857 में रिवोल्ट हुआ है और उसके बाद एक एक्ट आया है 1858, ठीक है। ये एक्ट कहां पास हुआ है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये एक्ट जो है किसके लिए बनाया जा रहा है? उस समय के इंडिया के लिए, ठीक है। अब इस एक्ट में दो बातें याद रखना हमेशा, कि इसमें पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको किससे रिप्लेस कर दिया गया? वाइसरॉय से। किससे? एक नया पोस्ट बनाया गया, और इसीलिए पहले जो वाइसरॉय बने हैं वो बने हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, कौन बना है? लॉर्ड, सुना होगा आपने काफी इनका भी। तो लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसरॉय बने, इसी एक्ट से बने 1858 से। और एक बात और याद रखना, इसी में से एक नया पोस्ट एक और आई थी, वो पोस्ट थी आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट को। उस समय इंडिया का, उस समय इंडिया में कौन रूल कर रहा था एज अ स्टेट? कौन एक्ट कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। अब देखो, इसको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको इरेज कर दूं। ऐसा था, आप ध्यान से सुनना, एक एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में क्या था, बहुत सारे क्लॉजेस के साथ एक क्लॉज ऐसा था जिसमें यह कहा गया, ओपनली ऑफिशियली ये बोला गया, ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया कि भैया इंडिया जो है, इंडिया जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी है। क्या है? ब्रिटिश की कॉलोनी, ऑफिशियली बोला गया। कीवर्ड है ऑफिशियली। तो ऑफिशियली क्या है कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश की क्या है? कॉलोनी। यानी कि अब इंडिया के लिए स्टेट कौन होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया के लिए स्टेट कौन होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ। और इसीलिए मैंने आपको बोला, इसी के साथ मैंने आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ाया, ठीक है, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसमें मैंने आपको बताया एक नया पोस्ट आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की।
अब ये जो सेक्रेटरी होगा ये इंडिया में स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? स्टेट को। आई रिपीट, इंडिया में ये जो सेक्रेटरी है एब्सोल्युटली, यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इंडिया में अगर आपको कोई भी केस करना है गवर्नमेंट पे, आई रिपीट, इंडिया में अगर आपको कोई भी केस करना है गवर्नमेंट पे, तो वो केस किस पे करोगे आप? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे। क्या यहां तक बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको? बैकग्राउंड क्लियर है ना? चलो अब मेन पिक्चर में आ रहे हैं, ठीक है। अब मेन पिक्चर में आ रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो हमारा 1858 से शुरू हो गया है कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल, ठीक है। फिर एक और एक्ट आया 1915 में, उसमें भी यही बात की गई कि जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल करेगी, ठीक है। फिर एक नया एक्ट आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक नया एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और इसमें पहले मैं बताना चाहता हूं, इसमें याद रखना इसको एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी ये बताई थी बात, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये कहा गया कि अब स्टेट जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं होगा। अब स्टेट कौन होगा? जो भारत में फेडरेशन बनाई जा रही है। अब भारत की फेडरेशन का क्या मतलब था? फेडरेशन मतलब था यहां पर, फेडरेशन मतलब था यहां पर प्रिंसली स्टेट, क्योंकि उस समय भारत में प्रिंसली स्टेट थे, प्लस प्रोविंशियल स्टेट। प्रोविंशियल मतलब थे जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट वो थे जिन पे ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट रूल करते थे, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? फेडरेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। और वैसे ही प्रोविंसेस, जो हमारा नीचे की प्रोविंसेस है, ठीक है, जो नीचे की हमारे प्रोविंसेस हैं वो क्या कहलाएंगी? स्टेट। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं, ठीक है, जैसे क्योंकि इसको समझने के लिए मैं फिर स्क्रीन में जाना पड़ेगा, वरना ये अपने में ही कॉम्प्लिकेट बनते हैं। एक सेकेंड स्किप। देखो, जैसे आज हम इसको कंपेयर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज टुडे सिनेरियो देखो, टुडे सिनेरियो आपको क्या दिखता है? हमारी दो गवर्नमेंट दिखती है, एक एक को हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक होती है हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, जैसे वी हैव हरियाणा गवर्नमेंट, राइट, हरियाणा गवर्नमेंट, और वन मोर वी कैन टेक पंजाब गवर्नमेंट। तो इस तरह से यू नो इट कि हमारी कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट भी होती है। तो देखो, दो गवर्नमेंट है या नहीं है? एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये सुनो। तो दो गवर्नमेंट होती है ना, और दोनों ही क्या होती हैं? स्टेट का पार्ट होती हैं। दोनों ही स्टेट का पार्ट होती हैं। तो ऐसे ही आप समझो कि उस समय पर भी क्या कहा गया था, उस समय पर भी क्या कहा गया था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जैसे आज हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उस समय ये फेडरल गवर्नमेंट थी। क्या थी? उस समय फेडरल गवर्नमेंट। और आज जो हमारी स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उस समय वो क्या थी? प्रोविंस की गवर्नमेंट। तो आज भी आपको पता है स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट भी आती है स्टेट की डेफिनेशन में, और स्टेट्स भी आता है। वैसे ही उस समय फेडरल भी आएगा और प्रोविंसेस भी आएंगे। आप समझ में आया? गॉट इट? चलो, अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अब स्टेट की डेफिनेशन से बाहर हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। गॉट इट? और आगे देखो, अब ये बिल्कुल जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, उसमें हमारा आज का बता रखा है। आजकल क्या है हमारा? आजकल हमारा ये बता रखा है कि हमारा जो स्टेट की डेफिनेशन में जब आप आर्टिकल 300 को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है? यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 300 में ये बता रखा है कि हमारा जो इस समय जो टॉर्ट्स की बात होगी, अगर हमारी स्टेट कोई रॉन्ग डूइंग करेगा, टॉर्ट्स मतलब होता है गलत काम करना, राइट, इलीगल करना, ठीक है। तो वहां पर आर्टिकल 300 में हमें ये डिफाइन कर रखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट्स जो हैं वो किसकी डेफिनेशन में आएंगे? स्टेट की, ठीक है। तो आज के हिसाब से
अगर आप स्टेट पे केस करते हैं तो स्टेट में आपके यूनियन भी आ सकता है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ सकती है। क्या मैं समझा पाया? आज के हिसाब से। और ये कहाँ मेंशन है हमारा? आर्टिकल 300। 1858 में कौन था? 1858 में क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 1915 1915 में भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। फिर 1935 से चेंजेस हुए। ठीक है, 1935 से चेंजेस हुए, फिर इंडियन आज कनेक्टली तो हमारा अपना स्टेट है। ठीक है, चाहे वो सेंटर है या चाहे हमारा प्रोविंस है, राइट। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि 1858 से पहले 1858 से पहले हम किस मैक्सिमम में चल रहे थे? रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकारे, इस मैक्सिम में चल रहे थे। यानी कि इंडिया में कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं था कि आप स्टेट को सू कर सकते हो, यानी कि ब्रिटिशर्स को सू कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1833 के चार्टर से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया क्या होगा? कॉलोनी। ठीक है, और यानी कि 1833 से लेकर 1858 तक, 1833 से लेकर 1858 तक भैया आप स्टेट को सू ही नहीं कर सकते थे। स्टेट को सू ही नहीं कर सकते थे क्योंकि हम कौन सी मैक्सिम में चल रहे थे? रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकारे। ठीक है, पर पर हमने 1858 से इसमें चेंजेस करे जो आपके सामने मैंने स्लाइड में दिखाए हैं। ठीक है, और ये एक इवोल्यूशन भी आपको दिखा रहा है कि आज हमें जो आर्टिकल 300 है उसका इवोल्यूशन हमें 1858 से दिखाई दे रहा है। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। आप देखो हमारे ना जो जैसे हमारी इंडिया की हम बात करेंगे या हम अपने हमारे स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे स्टेट के फंक्शंस को हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे स्टेट है, स्टेट के फंक्शन को हम दो में डिवाइड करेंगे। एक होगा सोवरन फंक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सोवरन फंक्शन, और एक होता है हमारा नॉन सोवरन फंक्शन। नॉन सोवरन फंक्शन, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर स्टेट कोई सोवरन फंक्शन करते हुए कोई टॉट करता है, आई रिपीट, स्टेट कोई सोवरन फंक्शन करते हुए टॉट करता है तो स्टेट लायबल नहीं होगा। आई रिपीट, स्टेट लायबल नहीं होगा। और अगर नॉन सोवरन काम करते समय वो कोई टॉट करता है, कोई टॉट करता है तो स्टेट लायबल होगा। स्टेट लायबल होगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि कुछ लिस्ट दिखा रखी है आपको कि किस तरह से जो हमारा स्टेट होता है वो किस किस डोमेन में सोवरन होता है। जैसे डिफेंस का कोई है, जब वो डिफेंस का कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, या आर्म्ड से रिलेटेड वो मेंटेन कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहा है, या फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, फोर्सेस में यहाँ आपका पुलिस भी आ जाएगा। मेकिंग पीस और वॉर्स, ठीक है, पीस बनाने की बात है या वॉर की बात है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग टेरिटरी कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके कौन से फंक्शन आते हैं? ये सोवरन फंक्शन आते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, इस समय अगर इन काम को करने में अगर उससे कोई टॉट अटेम्प्ट हो जाता है, क्या अटेम्प्ट हो जाता है? टॉट, तो आपका स्टेट लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक सोवरन फंक्शंस। क्या मैं समझा पाया? आगे देख लो नॉन सोवरन फंक्शंस क्या है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट का कोई काम, कंस्ट्रक्शन का कोई काम और कोई ट्रेड। तो ये हैं आपके नॉन सोवरन फंक्शंस। ठीक है, अब इसको बेहतर समझने के लिए हमें कुछ केस स्टडीज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए कुछ केस लॉज हम देखते हैं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपने थ्योरी में ये जरूर लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये बड़ा फेमस केस है। ये आपका पीओ स्टीम नेविगेशन कंपनी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, 1861। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो 1858 में आ गया था भारत में, राइट। तो ये 1861 के समय की बात है। तो इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत में है, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसकी एक स्टोरी है कि आगे आपको दिख रहा होगा ये घोड़े गाड़ी में आपको दिख रहे होंगे लोग। ठीक है, ये एक मर्केंट होता है। ठीक है, एक सौदागर होता है, ये मर्केंट होता है। तो ये रोड से जा रहा होता है, तो सामने कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टेट के एम्प्लॉयज होते हैं। उनके हाथ में कुछ रॉड होती है लोहे की, वो घोड़े की आवाज सुन के वो रॉडों को छोड़कर भाग जाते हैं। तो क्या होता है, घोड़ा उन रॉडों में फंस के घोड़े की डेथ हो जाती है। ठीक है, यानी कि इवेंचुअली घोड़े की डेथ हो गई है। और इसके पीछे जो लाइबल है वो एम्प्लॉय हैं जो स्टेट के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जब ये केस हुआ 1861 में, तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो लायबल हुआ फॉर द कंपनसेशन, फॉर दी, क्योंकि यहाँ पर देखो जो काम हो रहा था वो रोड का हो रहा था। किसका काम हो रहा था? रोड का। तो यहाँ पर जो है, जो हमारा प्लेंटिफ था,
उसको कंपनसेशन मिला। क्या मैं समझा पाया? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है, एक ये तो हमारे जब भारत आजाद हो गया 1962 की बात है, राइट? यहाँ पर हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इस समय क्या हुआ कि स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस, काफी फेमस केस है ये 1962 का। इसमें हुआ क्या था, क्या विद्यावती के हस्बैंड थे जिनका नाम था जगदीश लाल, ठीक है? विद्यावती के हस्बैंड हैं जिनका नाम है जगदीश लाल। अब होता क्या है कि एक स्टेट का, राजस्थान स्टेट का एक ड्राइवर है जिसका नाम है लोकमल, ठीक है? राजस्थान स्टेट का एक ड्राइवर है जिसका नाम है लोकमल। वो जीप की सर्विसिंग कराने के लिए, गवर्नमेंट जीप की सर्विसिंग कराने के लिए सर्विस सर्विस सेंटर में ले जा रहा था, तो रास्ते में उसने जगदीश लाल को टक्कर मार दी और जगदीश लाल की हो गई डेथ। तो इनकी वाइफ ने एज अ प्लेंटिफ काम किया, ठीक है? और इवेंचुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट ऑफ राजस्थान को कंपनसेशन देना पड़ा, क्योंकि ये भी एक नॉन सोवरन वर्क था, ठीक है? क्योंकि रोड में वो जा रहा था, ठीक है? तो इसमें देना पड़ा। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कस्तूरी लाल रालिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1964 का केस है, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि ये जो कस्तूरी लाल जी थे, ये एक सोने के व्यापारी थे। अब क्या हुआ, ये कहीं को जा रहे थे तो पुलिस वालों ने पकड़ा इनको, यूपी की पुलिस ने। तो इनके पास काफी सोना निकला, तो पुलिस वालों ने इनको जेल कर दी। फिर केस वेस चला, ठीक है? मतलब इनको थाने में बंद किया। उसके बाद थोड़ा केस वेस चला, तो बाद में इवेंचुअली ये पता चला कि ये सच में सौदागर हैं भैया, मर्केंट हैं, बहुत बड़े सोने के व्यापारी हैं। तो इनको छोड़ा गया, तो जब इन्होंने अपना सोना वापस मांगा तो सोना इनका गायब हो चुका था थाने से, क्योंकि कोई सिपाही था, कांस्टेबल था, वो सोना लेकर भाग गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर इन्होंने एज अ प्लेंटिफ इन्होंने अप्लाई किया, तो इनको कंपनसेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पुलिस अगर कोई कार्य करती है तो वो सोवरन होता है। वो वर्ग कैसा होता है? सोवरन। हमने अभी स्लाइड में देखा था ना, ये देखो, फोर्सेस में मैंने कहा था पुलिस भी आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो था ये पुलिस का काम था, और इवेंचुअली क्या हुआ, हमारे जो कस्तूरी लाल है, इनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये जो काम था, ये क्या था, एक सोवरन काम था। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? तो ये कुछ केस स्टडीज हैं, खासकर ये 3 केस स्टडीज आपको याद रखनी है। एक 1861 वाला केस याद रखना है, एक विद्यावती केस 1962, और एक कस्तूरी लाल केस 1964, ठीक है? पहले के 2 केसों में कंपनसेशन मिला, और इस केस में कंपनसेशन नहीं मिला। गॉट इट? अब देखो आज का सिनेरियो क्या है। आज का सिनेरियो, वैसे हमने इंडिया का तो देख ही लिया है, इंग्लिश का देखो। इंग्लिश लॉ में क्या है कि क्राउन प्रिसीडिंग एक्ट 1947 के बाद आपको पता है कि जो क्राउन है वो अपने सर्वेंट के लिए लायबल होगा। यानी कि कोई भी सरकारी आदमी कुछ भी टॉर्ट करेगा, कुछ भी टॉर्ट करेगा, किसी भी तरह का टॉर्ट्स को अगर वो परफॉर्म करेगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी, तो उसको सू किया जाएगा, और इवन क्राउन भी लायबल होगा। कौन होगा? राजा भी लायबल होगा। और ये कब से शुरू हुआ है इंग्लिश लॉ पे? 1947 से। और इंडिया में देखो, इंडिया में आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 में ये बात बताई गई है कि स्टेट क्या होगा। पर इंडिया में एक बात याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि जो लॉ कमीशन है हमारा, जैसे मैंने बताया भी था आपको, हमारा पहला लॉ कमीशन 1834 में बना था, ठीक है? पहला लॉ कमीशन, और इसके हेड थे हमारे मैकॉले। तो जो लॉ कमीशन हमारा बना, जी, लॉ कमीशन जो 1834 में हमारा बना हुआ था, 1956 में उसने रिकमेंड किया कि जो हमारा स्टेट है वो किसी भी तरह से इम्यून ना रहे, क्योंकि हमारा स्टेट क्या दिखाता है कि सोवरन है तो वो इम्यून है। अगर वो कोई सोवरन काम करता है तो वो किसी भी टॉट से क्या है, इम्यून है, राइट? अभी हमने देखा भी था, है ना? सोवरेनिटी के केस में उसको क्या होता है कि वो इम्यूनिटी मिल जाती है। हमारा जो लॉ कमीशन है, इसने 1956 में ये रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में जो स्टेट है उसको हर चीज से इम्यूनिटी हटा दी जाए, यानी कि उसको जो भी कार्य करेगा वो लायबल होगा। पर इस बात को अभी भी नहीं माना गया है, और प्रेसिडेंट मतलब है कि जब भी कोई सू करता है, प्लेंटिफ सू करता है, तो उसमें वो लोग प्रीवियस केस स्टडीज के आधार पर फैसले देते हैं। प्रेसिडेंट्स मतलब हो गए पिछला रिकॉर्ड। मैंने कहा ना, टॉर्ट्स में तो कोई कोडिफिकेशन होते नहीं है ना? टॉर्ट्स में तो कोई कोडिफिकेशन होते नहीं है, तो इसीलिए वो लोग प्रेसिडेंट पे ही, यानी कि प्रीवियस स्टडीज, प्रीवियस केसेस के हिसाब से ही फैसला लेते हैं। तो इंडिया में आज भी यही है, ठीक है?
हाँ, तो इंडिया में क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन आज भी रहता है। स्टेट कहीं-कहीं अपना इम्यूनिटी मिल जाती है उसे, क्योंकि वो ये दिखा देता है कि भैया वो तो सोवरेन काम कर रहा था, राइट? तो इंडिया में आज भी डिलेमा जैसा है, पर इंग्लिश लॉ में ये क्लियर है। इंग्लिश लॉ में चाहे वो सोवरेन काम करे, चाहे वो नॉन सोवरेन काम करे, वहाँ का क्राउन क्या होगा, वो लायबल होगा। बट इंडिया के केस में इट डिपेंड्स, अगर वो सोवरेन काम कर रहा है तो लायबल नहीं होगा, और अगर वो नॉन सोवरेन काम कर रहा है तो लायबल होगा। क्या मैं समझा पाया? अब देखो यहाँ पर कुछ केस हैं जो इंडिया में आप देखेंगे, क्योंकि केस स्टडीज देख लेते हैं एक आध, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि इंडिया में क्या चल रहा है। देखो एक केस था आपका मनेका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। ये सुना होगा, सुना है आपने इस मनेका गांधी केस के बारे में? इस केस में क्या हुआ था कि मनेका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था एक एक्ट के थ्रू, ठीक है? यू कैन हियर मी ना, मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा ये मनेका गांधी केस में क्या हुआ था कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था कि किसी एक्ट के माध्यम से। फिर इन्होंने क्या किया था, वीआईपी हैं तो इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 का आधार लेकर, फंडामेंटल राइट्स का बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में इवेंचुअली ये हुआ कि मनेका गांधी जी को कंपनसेशन मिला, ठीक है? और ये जो एक्ट के थ्रू इनका पासपोर्ट जब्त किया गया था, वो एक्ट को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और भारत में एक नई डॉक्ट्रिन जोड़ी गई अंडर आर्टिकल 21। वो डॉक्ट्रिन थी आपकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? आर्टिकल 21 में हमारी एक नई डॉक्ट्रिन जोड़ी गई थी मनेका गांधी केस से। नेक्स्ट देखते हैं रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में क्या हुआ था कि इनको एक्चुअली इन्होंने मर्डर कर दिया था रुदुल शाह ने, तो इनको सजा मिली थी 14 सालों की। पर इनके 14 सालों को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, 14 साल और बढ़ा दिया गया। तो जब ये पता चला कि इनके पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, तो फिर कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ बिहार को कंपनसेशन देना पड़ा। क्या देना पड़ा? कंपनसेशन। वैसे ही आगे देखो सहेली वर्स, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने सुना होगा आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी है। सुना है ना आर्टिकल 20 डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही ऑफेंस का एक ही सजा होती है, ऐसा नहीं कि आप बार बार उसे सजा दे रहे हैं। आगे देखेंगे सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें क्या हुआ था कि पुलिस कस्टडी में ये जो सहेली थी वो प्रेग्नेंट थी, पुलिस वालों ने टॉर्चर किया तो इनके बच्चे की डेथ हो गई, जो इनके कोख में था ना, चाइल्ड की डेथ हो गई। तो इसीलिए क्या हुआ कि फिर यहाँ पर पुलिस को इन्हें कंपनसेट करना पड़ा। पुलिस को क्या करना पड़ा? कंपनसेट। वैसे ही एक केस है आपके कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें भी क्या हुआ था कि पुलिस की लापरवाही से, मतलब स्टेट की, सॉरी, स्टेट की लापरवाही से जो एक एक गटर का जो ढक्कन होता है ना, वो खुला रह गया था, तो उसकी वहां पर बच्चा गिर गया। तो ये कहीं ना कहीं म्यूनिसपैलिटी की गलती मानी गई, म्यूनिसपैलिटी की गलती मानी गई, राइट? एक सेकंड होल्ड करना। ओके, तो ये म्यूनिसपैलिटी की गलती मानी गई और कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ तमिलनाडु को क्या करना पड़ा? कंपनसेशन। और वैसे ही नीला भट्टी बेहरा केस जो है 1993 का, इसमें भी क्या हुआ था, एक आदमी की डेथ हो गई थी पुलिस कस्टडी में, तो यहाँ पर भी पुलिस को क्या करना पड़ा? कंपनसेशन देना पड़ा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ केस मैंने आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे वहाँ स्टेट भी गलत हो सकता है और स्टेट को भी सू किया जा सकता है, राइट? ऑल दो हमारे वहाँ क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ एक थोड़ा सा डिलेमा रहता है कि सोवरन वर्क और नॉन सोवरन वर्क। बट ये कुछ केसेस मैंने आपको दिखाए जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारे वहाँ भी स्टेट को आप क्या कर सकते हैं? सू कर सकते हैं और कंपनसेशन यानी कि डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हैं, राइट? तो यहां से हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हुआ। तो अगर हम पूछेंगे रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकारे क्या भारत में है, तो आप कहोगे ये जब अब सोवरन काम करते हैं तब ये डॉक्ट्रिन फॉलो, ये मैक्सिम फॉलो होता है जब सोवरन काम करते हैं, पर जब नॉन सोवरन काम करते हैं तो ये फॉलो, हाँ, सोवरन में तो स्टेट कभी गलत नहीं हो सकता ना। गॉट इट? तो ये है, ये समझ में आया?